नमस्कार। आज हम भविष्य की सवारी यानी ये जो खुद से चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी जटिल दुनिया में थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। हाँ। और हमारा फोकस एक ऐसी तकनीक पर है जो इस पूरी क्रांति की आप कह सकते हैं नींव में है, पर अक्सर हम उस पर ध्यान नहीं देते। सही बात है। हम बात कर रहे हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क या कैन सॉफ्टवेयर की। और इसके लिए हम एक लेख देख रहे हैं, स्वायत्त ड्राइविंग में कैन सॉफ्टवेयर का विकास। तो मुद्दा यह है कि कैसे 1980s के दशक में ये तकनीक बनी थी कारों की वायरिंग को आसान करने के लिए। बिल्कुल बेसिक। हाँ, और आज ये सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए इतनी जरूरी रीढ़ की हड्डी जैसी कैसे बन गई। लेख इसे साइलेंट पावर हाउस कहता है। हाँ, ये नाम काफी सही लगता है इसके लिए। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, समझते हैं कि इस पुरानी तकनीक में ऐसा क्या खास है जो भविष्य की गाड़ियों के लिए अनिवार्य हो गया। बिल्कुल। और ये कहानी अपने आप में इंजीनियरिंग की सरलता और समय के साथ ढलने की क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक ऐसी तकनीक जो तब बनी जब कारों में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही कम थे, आज वो अरबों डॉलर के इस ऑटोनॉमस व्हीकल उद्योग के बिल्कुल केंद्र में है। कमाल है। हाँ, ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल का विकास नहीं है, बल्कि पूरी ऑटोमोटिव सोच कैसे बदली है उसकी कहानी है। जैसा लेख में भी बताया गया है, कैन सॉफ्टवेयर आज की सेल्फ ड्राइविंग कारों में इतने सारे सिस्टम्स के बीच भरोसेमंद और तुरंत कम्युनिकेशन की गारंटी देता है। तो ठीक है, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, 80 का दशक। लेख कहता है कि कैन का जन्म हुआ कारों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स ECUs होते हैं, हाँ, उनके बीच बातचीत को आसान बनाने के लिए। उस जमाने की कारों में ये कितना बेसिक रहा होगा। हाँ, आप सोचिए उस समय की कारें आज के मुकाबले तो बहुत ही सरल थी। तब गिने चुने ECUs होते थे। अच्छा। शायद इंजन मैनेजमेंट के लिए एक ट्रांसमिशन कंट्रोल के लिए, या फिर वो जो शुरुआती ABS सिस्टम आए थे उनके लिए। हाँ। और हर सिस्टम के लिए अपनी अलग वायरिंग होती थी, तो अंदर तारों का एक पूरा जाल बन जाता था। बाप रे। हाँ, और वो ना सिर्फ महंगा था बल्कि गाड़ी का वजन भी बढ़ाता था और खराबियों की गुंजाइश भी रहती थी। तो कैन का जो पहला मकसद था वो इसी झंझट को कम करना था। अच्छा। ये एक ट्विस्टेड पेयर तार पर आधारित एक सरल, मजबूत और सस्ता सीरियल बस सिस्टम था। इसने क्या किया कि इन अलग-अलग ECUs को एक ही नेटवर्क पर मैसेज भेजने और रिसीव करने की सहूलियत दे दी। यानी मुख्य फायदा था तारों का जंजाल कम करना और सिस्टम्स को आपस में बात करने देना। ये तो वाकई उस समय के हिसाब से बड़ा कदम था। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ वायरिंग कम करने की बात नहीं थी, इससे एक मानकीकरण आया, एक स्टैंडर्डाइजेशन। अब अलग-अलग सप्लायर्स जो ECU बनाते थे वो एक कॉमन भाषा में बात कर सकते थे। इससे विश्वसनीयता बढ़ी क्योंकि प्रोटोकॉल में ही एरर डिटेक्शन और रीट्रांसमिशन की क्षमता थी। अगर गड़बड़ हुई तो पता चल जाता था। हाँ, अगर नेटवर्क पर कोई मैसेज गलत हो जाता तो सिस्टम उसे पहचान सकता था और सही मैसेज दोबारा भेजा जा सकता था। और इसकी कम लागत और मजबूती ने इसे कार बनाने वालों के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर बना दिया। हाँ। आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी के नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही शुरुआती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ढांचा था। और अब दशकों बाद वही तकनीक सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए मिशन क्रिटिकल बन गई है। ये छलांग तो जबरदस्त है ना? लेख बताता है कि आज की जो ऑटोनोमस कारें हैं वो सेंसरों से भरी पड़ी हैं। लिडार, रडार, कैमरा, फिर एक्चुएटर्स हैं, स्टीयरिंग, ब्रेक और सबसे जरूरी वो AI जो फैसले लेता है। हाँ, वो दिमाग। हाँ, इन सबको पलक झपकने से भी कम समय में बहुत सारा डेटा एक दूसरे को भेजना होता है। तो यहाँ कैन का क्या रोल है, खासकर जब हम इतनी हाई स्पीड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं? यहीं पर कैन की भूमिका बिल्कुल बदल जाती है और यहीं हमें इसके विकास को समझने की जरूरत है। देखिए, स्वायत्त वाहन सचमुच पहियों पर चलने वाले सुपर कंप्यूटर जैसे हैं। सही कहा। दर्जनों सेंसर्स लगातार आसपास का 3D मैप बना रहे हैं, दूसरी गाड़ियों और पैदल चलने वालों को ट्रैक कर रहे हैं, सड़क के निशान पड़ रहे हैं। ये सब मिलकर प्रति सेकंड गीगाबाइट्स में डेटा जनरेट कर सकते हैं। गीगाबाइट्स? हाँ, और फिर एक्चुएटर्स हैं जिन्हें मिली सेकेंड्स में सटीक कमांड मिलनी चाहिए। ब्रेक लगाना है, स्टीयरिंग घुमाना है, स्पीड कम या ज्यादा करनी है, और इन सबके केंद्र में है AI जो इस सारे डेटा का विश्लेषण करके ड्राइविंग के फैसले लेता है। लेकिन क्या कैन, जो मूल रूप से कम डेटा वाले सरल संदेशों के लिए बना था, इतने सारे हाईटेक सिस्टम्स के बीच इस जटिल और तेज रफ्तार बातचीत को संभाल सकता है?
लेख विश्वसनीयता पर तो जोर देता है, पर क्या स्पीड एक सीमा नहीं बन जाती? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब छुपा है कैन के आधुनिकीकरण में और जिसे हम हाइब्रिड आर्किटेक्चर कहते हैं उसमें। अच्छा। सबसे पहले कैन की जो मूल ताकत है उसकी विश्वसनीयता और रियल टाइम क्षमता, वो आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। आप सोचिए, ब्रेक कमांड या एयरबैग डिप्लॉयमेंट सिग्नल में जरा सी भी देरी हो जाए या कोई एरर आ जाए तो क्या नतीजा हो सकता है? हाँ, सोचकर भी डर लगता है। कैन का डिजाइन ऐसा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मतलब बाहरी शोरगुल के प्रति बहुत मजबूत है और इसमें बिल्ट इन एरर डिटेक्शन और फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म्स हैं। ये पक्का करता है कि सबसे जरूरी कमांड्स बिना किसी चूक के पहुंचे। इसे लो लेटेंसी और डिटर्मिनिस्टिक कहा जाता है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब ये कि मैसेज पहुंचने में लगने वाला समय आप अनुमान लगा सकते हैं और वो बहुत कम होता है, फिक्स्ड होता है लगभग। अच्छा, ठीक है। तो ये विश्वसनीयता वाला पहलू तो समझ आ गया, लेकिन वो जो डेटा की बाढ़ आ रही है लिडार और कैमरों से, उसका क्या? हाँ, यहीं पर कैन का विकास सामने आता है। लेख में कैन एफडी का जिक्र है, यानी फ्लेक्सिबल डेटा रेट। कैन एफडी? ओके, ये कैन का एक एडवांस्ड वर्जन है जो डेटा भेजने की स्पीड को काफी बढ़ा देता है। जहां पुराना क्लासिक कैन लगभग 1 मेगाबिट प्रति सेकंड MBPS तक ही जा सकता था, वहीं कैन एफडी इसे कई गुना लगभग 5 MBPS या उससे भी ज्यादा तक ले जा सकता है, खासकर डेटा भेजने वाले फेज में। अच्छा, 1 से 5 MBPS या ज्यादा? हाँ, तो ये जो बढ़ी हुई बैंडविड्थ है वो एडास मतलब एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और कुछ हद तक ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए जो अतिरिक्त डेटा चाहिए होता है उसे संभालने में मदद करती है। ठीक है, तो कैन एफडी ने स्पीड की समस्या को कुछ हद तक तो हल किया, लेकिन लेख साइबर सुरक्षा परतों की भी बात करता है। ये क्यों जरूरी हो गया? क्या पुरानी कारों में हैकिंग का खतरा नहीं था? पुरानी कारों में हैकिंग का खतरा लगभग था ही नहीं, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई नहीं थी। हाँ, सही बात है। लेकिन आज की कारें तो कनेक्टेड है इंटरनेट से, आपके फोन से, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर से। इससे क्या होता है कि वो सैद्धांतिक रूप से बाहरी हमलों के लिए असुरक्षित हो जाती हैं। आप सोचिए कि कोई हैकर दूर बैठे आपकी कार के कैन नेटवर्क में घुस जाए और स्टीयरिंग या ब्रेकिंग सिस्टम को गलत कमांड भेज दे। ओह, ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल, इसीलिए कैन कम्युनिकेशन को सुरक्षित करने के लिए नए तरीके विकसित किए जा रहे हैं। इसमें मैसेज ऑथेंटिकेशन है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन मतलब ये पक्का करना कि मैसेज सही जगह से आया है या नहीं, और इंक्रिप्शन है, यानी मैसेज को कोड कर देना ताकि कोई और उसे पढ़ ना सके। अच्छा, ये सुरक्षा परतें कैन नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अब बहुत जरूरी हो गई हैं। और फिर लेख में ईथरनेट आधारित आर्किटेक्चर के साथ इंटीग्रेशन का भी जिक्र है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में कैन की जगह ऑटोमोटिव ईथरनेट ले लेगा? ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा कि जगह ले लेगा, बल्कि लेख एक हाइब्रिड अप्रोच की बात करता है। मतलब कैन और ऑटोमोटिव ईथरनेट एक साथ काम करते हैं, अपनी अपनी ताकतों का फायदा उठाते हुए। अच्छा, हाइब्रिड मतलब मिलकर काम करेंगे? हाँ, समझिए, कार के अंदर हर तरह की बातचीत की जरूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ काम जैसे पावर विंडो कंट्रोल करना या बेसिक सेंसर की रीडिंग लेना, उसके लिए पुराना कैन ही काफी है। जो बहुत जरूरी रियल टाइम कमांड्स हैं जैसे ब्रेक या स्टीयरिंग, उनके लिए कैन एफडी की विश्वसनीयता और लो लेटेंसी जरूरी है। लेकिन जब बात आती है बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर की, जैसे कैमरों से रॉ वीडियो स्ट्रीम, AI प्रोसेसर तक भेजना या डिटेल्ड मैप्स डाउनलोड करना या सॉफ्टवेयर अपडेट करना, तो वहाँ कैन एफडी की बैंडविड्थ भी कम पड़ सकती है। हाँ, 5 MBPS भी शायद काफी ना हो उसके लिए। बिल्कुल, यहीं पर ऑटोमोटिव ईथरनेट आता है। ईथरनेट 100 MBPS, 1 GBPS या उससे भी ज्यादा की स्पीड दे सकता है। ओहो, काफी ज्यादा। हाँ, तो इस हाइब्रिड आर्किटेक्चर में एक सेंट्रल गेटवे या डोमेन कंट्रोलर होता है जो इन अलग अलग नेटवर्कों के बीच बातचीत को मैनेज करता है। रियल टाइम सेफ्टी क्रिटिकल डेटा कैन या कैन एफडी पर चलता रहता है, जबकि जो हाई बैंडविड्थ वाला डेटा है वो ईथरनेट पर भेजा जाता है। तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसा हो गया। एकदम सही। कैन की जांची परखी विश्वसनीयता
और ईथरनेट की जबरदस्त स्पीड, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्पिटिटर नहीं। ये तालमेल वाकई दिलचस्प लगता है। मतलब हर काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल। बिल्कुल इससे सिस्टम की एफिशिएंसी और सुरक्षा दोनों बढ़ती होंगी। बिल्कुल। तो अब अगर हम भविष्य की ओर देखें, लेख कुछ और एडवांस्ड ट्रेंड्स का भी इशारा करता है। AI डायग्नोस्टिक्स, प्रिडिक्टिव फॉल्ट डिटेक्शन, ये क्या है और CAN इसमें कैसे भूमिका निभाएगा? हाँ, मतलब भविष्य में CAN सिर्फ एक बातचीत का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि गाड़ी की सेहत और परफॉर्मेंस पर नजर रखने वाला एक इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाएगा। AI डायग्नोस्टिक्स का आइडिया ये है कि AI एल्गोरिथम्स लगातार CAN नेटवर्क पर जो डेटा बह रहा है, उसके पैटर्न का विश्लेषण करते रहें। पैटर्न का विश्लेषण? हाँ, ये एल्गोरिथम सीखते हैं कि सामान्य ऑपरेशन में पैटर्न कैसा दिखता है, और जब कोई बदलाव या कोई असामान्यता दिखाई देती है तो वो उसे पहचान सकते हैं। यानी गाड़ी खुद ही अपनी समस्या का पता लगा लेगी, शायद ड्राइवर को बताने से भी पहले। बिल्कुल, यही है प्रिडिक्टिव फॉल्ट डिटेक्शन, जिसका जिक्र लेख में है। अच्छा, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्हील स्पीड सेंसर से जो CAN मैसेज आ रहा है, उसमें धीरे धीरे नॉइज बढ़ रहा है या कभी-कभी गलत रीडिंग आ रही है। AI इस पैटर्न को पहचान सकता है और सिस्टम ये अनुमान लगा सकता है कि ये सेंसर शायद भविष्य में फेल होने वाला है। तब गाड़ी ड्राइवर को या सर्विस सेंटर को एडवांस में अलर्ट भेज सकती है कि भाई इस सेंसर की जांच करवा लो, इससे पहले कि सेंसर पूरी तरह फेल हो और ABS या ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में कोई समस्या आए, उसे ठीक किया जा सकता है। ये तो कमाल है। मतलब रख रखाव रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन गया। हाँ, इससे सुरक्षा बढ़ती है और अचानक होने वाली महंगी मरम्मत भी कम होती है। और ये IoT एनेबल्ड कनेक्टिविटी का क्या मामला है? इसका CAN नेटवर्क से क्या लेना देना? IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कनेक्टिविटी का मतलब है कि कारें लगातार इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं से जुड़ी रहेंगी। अब CAN नेटवर्क जो है वो गाड़ी के अंदरूनी कामकाज का खजाना है। इंजन की क्या हालत है, बैटरी की हेल्थ कैसी है, ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, अलग अलग पुर्जों का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारा डेटा CAN पर मौजूद होता है। हाँ, ये तो है। IoT कनेक्टिविटी के जरिए इस डेटा को या इसके विश्लेषण को सुरक्षित तरीके से क्लाउड पर भेजा जा सकता है और वहां इस डेटा का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। कैसे? जैसे फ्लीट ऑपरेटर्स अपनी गाड़ियों की सेहत और लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, कार बनाने वाली कंपनियां रिमोट डायग्नोस्टिक्स चला सकती हैं या ओवर द एयर OTA सॉफ्टवेयर अपडेट भेज सकती हैं, जैसे टेस्ला करती है। हाँ। और ड्राइवरों को पर्सनलाइज्ड जानकारी या सेवाएं मिल सकती हैं। तो CAN नेटवर्क इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो जरूरी रॉ डेटा है उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। तो ये सब मिलकर CAN को सिर्फ तारों के जाल से कहीं ज्यादा एक इंटेलिजेंट नर्वस सिस्टम जैसा बना रहे हैं, जो न सिर्फ बातचीत करता है बल्कि महसूस करता है, सीखता है और अनुमान भी लगाता है। एकदम सही कहा आपने। ये विकास यात्रा वाकई अद्भुत है। जैसा कि लेख का निष्कर्ष भी है, बुनियादी नेटवर्किंग से इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन तक CAN का विकास मोबिलिटी के भविष्य को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे इंजीनियरिंग की सरलता और लगातार सुधार के जरिए एक अपेक्षाकृत साधारण शुरुआत वाली तकनीक आज सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसी जटिल और भविष्य की प्रणाली की अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हो गई है। ये साइलेंट पावर हाउस सच में आधुनिक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की एक अनकही पर बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। वाकई ये सोचना कितना प्रभावशाली है कि हमारी भविष्य की सेल्फ ड्राइविंग कारों की सुरक्षा, उनकी क्षमता, उनका प्रदर्शन काफी हद तक इस तकनीक पर निर्भर करेगा, जिसका जन्म दशकों पहले एक बिल्कुल अलग समस्या को हल करने के लिए हुआ था। हाँ। और ये लगातार बदलती जरूरतों, खासकर डेटा की जो बढ़ती मांग है और सुरक्षा की जो गंभीर चुनौतियां हैं, उनके हिसाब से खुद को ढाल रहा है। बिल्कुल। और ये हमें इनोवेशन के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। क्या? कि नवाचार हमेशा बिल्कुल जीरो से कुछ नया बनाने के बारे में ही नहीं होता। अक्सर जो मौजूदा भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है उनको लेना और उन्हें नई, ज्यादा डिमांड वाली चुनौतियों के लिए अनुकूलित करना, विकसित करना और बेहतर बनाना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सही बात है। CAN का सफर इसका एक सटीक उदाहरण है। अपनी मूल विश्वसनीयता और मजबूती को बनाए रखते हुए नई क्षमताओं को अपनाना। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जैसे जैसे गाड़ियां और भी ज्यादा कनेक्टेड होती जाएंगी और भी ज्यादा डेटा जनरेट और प्रोसेस करेंगी, एक बड़ा सवाल उठेगा कि CAN जैसी जो बहुत भरोसेमंद लो लेटेंसी वाली प्रणालियां हैं,
और ईथरनेट जैसी हाई बैंडविड्थ वाली प्रणालियां हैं, इनके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, कौन सा डेटा किस रास्ते से जाना चाहिए, इन अलग अलग नेटवर्क्स को एक साथ सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे काम करना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों बनी रहें। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, इस नाजुक संतुलन को साधना और मैनेज करना ये भविष्य के ऑटोमोटिव आर्किटेक्चर और डिजाइन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा, जैसा कि लेख भी इशारा करता है।